जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं एनडीए का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स एंड दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बात करते हैं कि जो लाइट है उसके बारे में कि लाइट क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्टिक्स वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू लाइट, यानी लाइट इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिक्स को जनरली दो ब्रांचेस में हम बाइफरकेट करते हैं, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वी आर डन, तो अब हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो बात की गई, जो ये चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर। वैसे तो हम सब जानते हैं दैट आज के टाइम पर दैट लाइट हैज डुअल नेचर। अगर आपके पेपर में कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट पार्टिकल है या वेव है या दोनों है, तो लाइट दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी आपका पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को लाइट एज अ वेव ही पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट न्यूटन साहब की। न्यूटन ने यहाँ पर कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। वेव नेचर के बारे में सबसे पहले जो बात की गई वो न्यूटन साहब ने बोला कि जो वेव है यानी जो लाइट है वो आपके टाइनी यानी छोटे छोटे कॉर्पस्कुलस से बने हुए हैं। ठीक है, जिन्हें इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। ठीक है, तो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उसको इन्होंने बोला कि ये कॉर्पसल्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी इलास्टिक रिजिड पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कुलर। ठीक है, these corpuscular on emission from the source of light travel in straight line with high velocity। इन्होंने कहा कि ये बहुत हाई वेलोसिटी से चलते हैं और ये बहुत छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद when these particles enter the eyes they produce image of the object। corpuscles of different colors have different sizes। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो आपके अलग अलग कलर के कॉर्पस्क्यूल्स है इनके अलग अलग क्या है, आपके शेप एंड साइज है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि न्यूटन ने लाइट को लेकर कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये क्या है, छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स से बने हुए हैं, विच इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। क्लियर है बात। यहाँ पर एक बात और थी कि न्यूटन साहब ने यहाँ पर जो ये थ्योरी दी इसमें इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज ट्रेवल करती है और रेयर मीडियम में कम करती है। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा है और रेयर मीडियम में कम है, जो कि बाद में बात गलत साबित होती है। लेकिन फिर भी इनकी जो थ्योरी थी, काफी चीजें इनकी थ्योरी से भी क्लियर हुई थी। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं हाइगन्स साहब। ठीक है, तो फाइनली जो हाइगन्स साहब थे इन्होंने अपनी थ्योरी दी और यहाँ पर आप देखिए इन्होंने वेव फ्रंट्स और सेकेंडरी वेवलेंथ्स और बहुत सारी इन्होंने अलग अलग बातें की। तो हाइगन्स साहब की थ्योरी के बारे में बात करें तो हाइगन्स साहब ने कहा कि जो लाइट है वो एक वेव नेचर की है, यानी लाइट एक वेव है, ये तो उन्होंने मान लिया। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है, लाइट को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और उन्होंने उस मीडियम को माना। मतलब सन से अर्थ पर जो लाइट आ रही है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ बीच में एक मीडियम है विच इज ईथर। ठीक है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल हाइपोथेटिकल एक मीडियम माना, जो कि उन्होंने कहा कि ये क्या है बच्चों, ये है आपका ईथर। ठीक है, तो अगर उन्होंने ये कहा कि लाइट को मीडियम चाहिए तो उनके हिसाब से लाइट क्या थी, एक कैसी वेव थी जिसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव। यानी अकॉर्डिंग टू हाइगन्स जो आपकी लाइट थी वो एक आपकी मैकेनिकल वेव थी जिसको मीडियम चाहिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो बाद में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज प्रूव हुई जिनमें ये बताया गया कि जो लाइट है वो आपकी ट्रांसवर्स नेचर की है और ये नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि हाइगन साहब ने वेव के बारे में बात किया तो इन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बात की।
लाइट प्रोपगेट्स एज अ डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये एक वेव है तो ये क्या करती है, एक डिस्टर्बेंस की तरह क्या करती है, प्रोपगेट करती है थ्रू अ मीडियम विद द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज फॉर्मिंग अ वेव फ्रंट। इसका मतलब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए आपने पानी में पत्थर डाला, ठीक है, पानी है या नदी है, इसमें आपने मतलब पॉन्ड है और इसमें आपने क्या किया, पत्थर डाला। जैसे ही आप यहाँ पे पत्थर को डालते हो तो इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस पत्थर से जो ये वेव निकली ये एक साथ चारों दिशाओं में एक साथ यहाँ पर आई और एक साथ इन्होंने इस तरह का ये फॉर्म किया। तो इसी को, इस शेप को ही हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं, जिनका फेज, ठीक है, जिनका फेज क्या है, सेम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट के बारे में बात हो रही है। सेकेंडरी वेवलेट क्या होंगी, हर वेव फ्रंट, यहाँ जो ये वेव फ्रंट बन रहे हैं ये नए वेव फ्रंट्स बनाएंगे, इन्हीं को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट बिकम्स अ सोर्स of new spherical wavelet that spread out all in direction with the speed of light in that medium. New wavefront construction, the new position of wavefront at a later time is the common tangent to all these points. मतलब यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स में कॉमन टेंजेंट हम बनाते हैं तो आपका इस तरह से नए नए वेवफ्रंट बनते हैं, ठीक है, ओके। नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो हाइगन्स प्रपोज लाइट एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि उन्होंने ये कहा कि लाइट को मीडियम चाहिए, और अगर लाइट को मीडियम चाहिए तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उन्होंने ऐसा कहा। बट लेटर वर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सपोर्टेड इट्स ट्रांसवर्स नेचर विद डिफरेंट कलर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेव। ठीक है, लाइट में अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। लाइट में क्या बोला मैंने, अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है यहाँ पर। और इन्होंने बाद में यहाँ पर इन्होंने शुरू में कहा कि लाइट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है, जबकि हमें ये पता चलता है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स नेचर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो कॉर्पस्कुलर नेचर था, है ना, कॉर्पस्कुलर नेचर है एडवोकेटेड बाय न्यूटन, ठीक है, हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये थ्योरी है इसने क्या बताया लाइट को, कि ये क्या है, पार्टिकल्स हार्ड है, इलास्टिक नेचर के हैं, इलास्टिक नेचर के हैं, और यानी इलास्टिक नेचर का मतलब क्या हुआ, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्या बोला मैंने, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और ये क्या है, मासलेस है, यानी कि ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। उसके बाद नेचर ऑफ लाइट, अगर हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो जरा, नेचर ऑफ लाइट के बारे में जब हम वेव नेचर के बारे में बात करें तो फाइनली हमें पता चला कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो कि इसको एक्सप्लेन करता है। फाइनली डुअल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल एंड वेव एंड फोटॉन। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, जिन्होंने बोला कि लाइट क्या कर रही है, पैकेट्स में फोटॉन्स की फॉर्म में क्या कर रही है, लाइट गिर रही है फोटॉन्स की फॉर्म में। ये देखो जरा, ठीक है। तो डुअल नेचर क्या बोलता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, और यहाँ पर ये फोटॉन्स की फॉर्म में, ये देखिए इस तरह से लाइट गिरती है, ठीक है। चलिए ओके, तो लाइट एज अ वेव में देखिए जरा, यहाँ पर लाइट एज अ वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपके पेपर में आता है कि लाइट किस तरह की वेव है, तो लाइट आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है कि लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। लाइट के पास दोनों तरह के फील्ड है और दोनों तरह के फील्ड प्रोपोगेट करते हैं और आपका लाइट इमिट करते हैं, ठीक है ना। ये जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है वो भी लाइट के फॉर्म में इमिट होती है। रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड रेनबो, जो आपका रेनबो बनता है या आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होता है इनटू 7 कलर्स, यही आपका वेव नेचर शो करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ यूज। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखिए जरा, आपको इस तरह से ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, पेपर में आता है, ये एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए में इस तरह से पूछा जाता है, इनका रेंज पूछा जाएगा आपसे, वेवलेंथ और आपका फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम इधर की तरफ को जा रहे हैं, यानी कि हम इधर
राइट की टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वेवलेंथ आपकी घट रही है, यानी लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, यानी इस इधर की तरफ को लैम्डा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इधर की तरफ को क्या हो रहा है, इधर की तरफ को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज है दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना, ये हम आगे भी देखेंगे कि जो आपका वेवलेंथ होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इनवर्सली, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आप ये भी देखिए यहाँ पे ये विजिबल रेंज है जो हमें दिखाई देता है, ह्यूमंस को दिखाई देता है। इससे राइट को जा रहे हैं तो ये देखो अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, इन सब के यूजेस पढ़ लेना जरूर प्लीज, ये पेपर में आएंगे, ठीक है। जैसे आपका अल्ट्रावायलेट रेज है तो अल्ट्रावायलेट रेज ये कहाँ यूज हो रही है आपकी, अल्ट्रासाउंड वगैरह हम यूज करते हैं वहां पे यूज करते हैं। उसके अलावा अल्ट्रा जो वॉयलेट जो ये रेज है ये आपके मेडिकल लाइन में यूज होती है। उसके बाद एक्सरे की बात करो, आप एक्सरे करवाते हो। गामा रेज जो है ये भी आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होती है, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव आप देखो तो माइक्रोवेव में जो वेव निकलती है वो आपकी यही होती है। देन इंफ्रारेड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एनडीए में ये पूछा जा सकता है कि इंफ्रारेड रेज किन चीजों से निकलती है। तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं या हीटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आपकी क्या निकलती है बच्चों, इंफ्रारेड रेज निकलती है जो कि हमें गर्मी का एहसास देती है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव की बात करें तो जो भी हम घर में ओवन माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं उनसे जो वेव निकलती है वो यही होती है। रेडियो वेव की बात करें तो जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो सारी की सारी रेडियो वेव्स के थ्रू हो रही है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये सारे यूजेस आपके पेपर में आ सकते हैं, इनकी रेंज भी पूछी जा सकती है, ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो मैं इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ पे देखिए जरा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है कि लाइट इस तरह से चलती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक वेव ये है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली ब्लू वाली है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। अभी आगे भी देखेंगे इसको, तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनडीए में बहुत ज्यादा है, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, लाइट चैप्टर का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। चलिए यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये देखिए जरा, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं और ये वाली एक्सिस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मान लेते हैं। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में देखिए आपका कौन चल रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। और जो आपका जेड एक्सिस है ये, यहाँ पे कौन चल रहा है, ये चल रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और वेव क्या है, वेव चल रही है एक्स में, ये वेव है। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब लाइट चलती है यानी लाइट का प्रोपगेशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट सब ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से ये वेव बनती है, ठीक है। इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा सा डायग्राम है ये, इस तरह से वेव हमारी बनती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए और बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विद बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर हम स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड क्या है, ये दिया हुआ है और अप्रॉक्स करके इसको कितना बना देते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और याद रखना लाइट की मैक्सिमम स्पीड एयर और वैक्यूम में ही होती है, यानी लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। क्लियर है बात? तो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब 3 लाख मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में लाइट 3 लाख मीटर तक ट्रेवल करती है। तो क्या आप लोग ये बच्चों जानते हो कि लाइट को सन से अर्थ पर आने में कितना टाइम लगता है? तो अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स लगते हैं। लाइट को सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, जबकि जो सन है वो हमसे लाइट ईयर्स दूर है, बहुत ज्यादा दूर, ठीक है ना, बहुत दूर है। लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा है कि लाइट को ट्रेवल करने में सिर्फ 4 मिनट्स लगते हैं।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइट जो है वो एयर और वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड से चलती है, और उसके अलावा जितने भी मीडियम्स होंगे वहां पर लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों, बहुत ही कम होती है। क्लियर है बात? यानी लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इस बात से ये चीज क्लियर होती है। ओके, नेक्स्ट है डुअल नेचर, एक्ट एज बोथ वेव एंड पार्टिकल। लाइट जो है वो डुअल नेचर की है, पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी शो होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ह्यूमंस कैन परसीव। मतलब जो भी हमें कलर्स नजर आते हैं लाइट में, या जो भी हमें लाइट नजर आती है या दिखाई देती है, वो विजिबल पोर्शन होता है, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो कि हमारी आईज देख सकती है। प्रोपगेशन की बात करें मतलब ट्रैवल की, तो ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। मतलब लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जब तक उसका ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। वेव प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब लाइट जो है उसके पास इंटरफेरेंस पैटर्न है एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न है। मतलब इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जब दो अलग अलग वेव्स आपस में टकराती हैं तो वो एक नया पैटर्न बनाती है, और दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड इन अ वैक्यूम। लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। देन रिफ्लेक्शन की बात करें तो लाइट की प्रॉपर्टी है ना, लाइट कहीं पे भी टकराती है तो रिफ्लेक्ट करती है, तो बाउंसेस ऑफ सरफेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि लाइट क्या करती है, बेंड करती है। लाइट क्या करती है, बेंड करती है। दिस इज बेंडिंग ऑफ बेंड्स व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है वो क्या करती है, बेंड करती है। पोलराइजेशन मतलब कैन बी फिल्टर, मतलब लाइट जब हम फिल्टर करते हैं तो एक ही एक्सिस में ऑसिलेट करती है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम हाइगन्स की थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर देखो हाइगन्स ने बात की है किसके बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, वेवफ्रंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव, देखो यहाँ पर देखो जरा, एक पैटर्न बन रहा है। हमने क्या किया यहाँ पर, लाइट सोर्स, हमने लेजर सोर्स लगाया और यहाँ पर हमने दो अलग अलग स्लिट्स लगाई, और यहाँ पर देखिए इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि किन्होंने बताया यहाँ पर, यंग्स, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में आगे बात की है, ठीक है। ओके, हाइगन्स प्रिंसिपल, तो हाइगन्स प्रिंसिपल वही हमने जो अभी बात की। Each wavefront is the envelope of the wavelets. Each point on a wavefront act as an independent source. मतलब हर पॉइंट वेवफ्रंट पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करता है जो कि नए वेव बनाता है। क्या बनाता है, नए वेव को जनरेट करता है। यहाँ पर एक नई चीज आती है एंड दैट इज कॉल्ड, यस, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या बोला मैंने, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव। वही मैं बोल रही हूँ कि इंटरफेरेंस का मतलब है कि दो अलग अलग वेव इंटरफेरेंस करेंगी, क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, और वहां पर आपका क्या बनाएंगी, एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगी जो कि मेन वाली से या तो ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड या फिर उसका कम होगा। When the crest of a wave overlap the crest of another wave of the same frequency at the same point, then the resultant amplitude will be sum of amplitude। मतलब अगर crest crest उनके आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, crest माने जो हाई पॉइंट होते हैं, तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव ज्यादा होगा, और नहीं तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ, और डिस्ट्रक्टिव कहाँ बन रहा है, नीचे देखो, ये ऊपर बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, ठीक है, ये ऊपर बन रहा है, ये इसके नीचे बन रहा है। तो इस तरह से देखो वेव्स इन फेज, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, दो अलग अलग वेव है, तो जब ये ऐड होंगी तो क्या बनेंगी, जब ये ऐड होंगी तो क्या देंगी, मैक्सिमम देंगी, है ना, और जब ये सबट्रैक्ट होंगी तो मिनिमम देंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये आपके एनडीए के लिए आ सकता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है,
जब भी हमें इंटरफेरेंस करवाना है और आपसे ये अगर पूछा जाए कि ये आपका एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये थे हमारे यंग्स, साइंटिस्ट थे, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, जिसके थ्रू इन्होंने प्रूव किया था कि लाइट वेव नेचर की। तो यहाँ पे देखिए कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में ये कंपलसरी है कि हमें कैसे सोर्स चाहिए लाइट के, कोहेरेंट सोर्स। कैसे चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच emit wave that have same frequency and zero or constant phase difference। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं लोगे तो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब YDS। इंटरफेरेंस होने के लिए कंपलसरी है कि जो वेव्स हैं अलग अलग, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। तो इनकोहेरेंट क्या होंगे या नॉन कोहेरेंट क्या होंगे, नॉन कोहेरेंट वो होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। क्या ये बात क्लियर है? ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होगा। तो देखो इंटरफेरेंस करने के लिए सुपर पोजिशन का होना जरूरी है, मतलब दो वेव को सुपर इम्पोज होना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आपका सुपर इम्पोज होना पड़ेगा। The superposition principle in the context of waves and physical systems states that when multiple waves or stimuli act on a system simultaneously, the overall effect is the sum of their individual effects। ठीक है, मतलब ये वेव वन है, ये वेव टू है, जब इनका सुपर पोजिशन होगा तो यहाँ से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आपको पूछेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। देखो ये ए था वेव वन का, ये भी एम्पलीट्यूड ए था, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ऐड हुई तो टू हो गया एम्पलीट्यूड। यहाँ पे कितना था, ए था, और यहाँ नेगेटिव में ए था, तो फिर क्या हुआ, नेट जीरो हो गया भाई, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, है ना। इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम इक्वेशन फॉर्म में बात करें, ठीक है, अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्वेशनल फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये है हमारी वेव वन। ठीक है, ये है हमारी वेव वन y1। तो यहाँ पे देखिए वेव y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा एक्स, y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या होती है बच्चों, एक वेव की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, और आपका जो के होता है ये होता है वेव नंबर, इसकी वैल्यू होती है 2π/λ, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक्स होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है भाई, और पार्टिकल की पोजीशन, मतलब वेव एक्चुअली में है क्या, ये जो कोई भी वेव होती है वो होती क्या है, वेव में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जब बहुत सारे पार्टिकल्स चलते हैं एक साथ, या बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ चलते हैं तो बनती है वेव। ठीक है, यानी वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जब बहुत सारे चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारी एक वेव ये है, एक वेव ये है, और ये वो दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेंगी तो देखो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया गया है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फाइनली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यानी अगर आपको दो वेव्स को ऐड करना है एम्पलीट्यूड को, तो सिंपल जो हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos, और cos फाई में ये जो फाई है ये है इनके बीच का फेज डिफरेंस। तो याद रखना जब भी आप दो वेव ऐड करोगे तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक नया फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा अंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के फॉर्म में भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इस तरह से मैथमेटिकली सुपर पोजिशन ऑफ वेव यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे देखें। ओके, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही थी, ये है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि YDSC क्या प्रूव करता है, तो ये प्रूव करता है वेव नेचर। क्या प्रूव करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या बोला था। ठीक है, प्रपोज यंग डबल एक्सपेरिमेंट एज फॉलो इन ऑर्डर टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये पेपर में आ सकता है कि इन्होंने क्या बोला था और इससे क्या मिलता है। कंक्लूजन क्या है? व्हेन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर टेकन देन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। मतलब कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, जो मैं समझा चुकी हूँ। When non-coherent sources were taken, the phenomena ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या हो रहा है। जैसे ही हमने कोहेरेंट सोर्स लिया और यहाँ पर दो स्लिट लगाई, इस तरह का पैटर्न हमें दिखने लगा। यहाँ पर देखिए सेंटर पॉइंट पे हमें एक मैक्सिमा मिल रहा है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, यानी इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। जो आपके अल्टरनेट डार्क ब्राइट मिल रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है फ्रिंजेस। क्या बोला जाता है? फ्रिंजेस। ठीक है, तो ये देखिए जरा फ्रिंज पैटर्न। ठीक है, इस तरह से हमने किया और यहाँ पे देखो जरा लाइट और डार्क, लाइट डार्क हमें इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन कंक्लूजन हमें यही मिला कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट हमें मिलता है। देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप। टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। एक बात और याद रखना, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल कलर, सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए। ठीक है ना। द टू इंटरफेरिंग वेव मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम। द टू स्लिट्स शुड बी नैरो, स्लिट्स क्या होनी चाहिए? नैरो होनी चाहिए। द टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद है हमारा एक और पैटर्न, and that is phenomena that is called diffraction of light. Diffraction of light, so simple है, diffraction is another phenomena of light. Diffraction of light occurs when light wave passing by a corner or through an opening of slit that is physically the appropriate size or even smaller than light wavelength. मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर। दिस फिनोमेना इज एप्लीकेबल फॉर साउंड वेव बिकॉज डिफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमेना। तो साउंड के लिए भी क्या है? ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट कि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट मान लीजिए कार्डबोर्ड है, उस पर छेद है छोटा सा, तो मैंने जब लाइट पास की तो छेद से लाइट क्या हो गई? इस तरह से फैल गई। हम क्या बोलेंगे? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। जहां भी कॉर्नर मिलेगा वहां लाइट क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इतना ही इसमें जानना था। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में भी दिया हुआ था लेकिन हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है। जितना मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में बताया, दिस इज मोर देन इनफ। यही आपको रिवाइज करना है, दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर योर एनडीए एग्जाम। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, गुड नाइट।